अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड वेलकम टू समर्स। आमतौर पे 1 जून जब भी आया करती थी ये दिन, ये तारीख खुशियों से जुड़ी हुई होती थी क्योंकि हमारी समर वेकेशन शुरू हो जाती थी। लगता था कि ज़िंदगी में कोई गम ही नहीं है, बहुत लंबी छुट्टियां मिली हैं, आराम से अपने आप को ज़रा ब्रश अप करेंगे, ताज़ा दम होंगे और उसके बाद काम पे या फिर ऑफिस में तो खैर उस वक्त हमें नहीं मुश्किल होती थी, नई क्लास में जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। ख़ास तौर पर अगर साल 2020 का एक दफ़ा फिर जिक्र किया जाए तो हमने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे जी। लगता था कि इस साल में बहुत कुछ कर गुजरेंगे, नई नई तारीखें रकम करेंगे और ऐसा लगता था कि जितने अपने लिए गोल्स एंड एम्स बनाए थे उन सब को पाने का महीना, साल यही होगा। लेकिन अब 2020 आधा गुजर चुका है, तकरीबन आधा गुजर चुका है और हमारी ज़िंदगियों में वो तब्दीलियां आई हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। यानी आप देखें, इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सेहतमंद इंसान को कहा जा रहा है कि वो क्वारंटीन में चला जाए। वरना आम तौर पे अगर आप देखें, कोई भी शख्स अगर बीमार होता था, उसको चिकन पॉक्स होता था, मीज़ल्स, खसरा, कोई बीमारी होती थी, लेप्रेसी, उनको कहा जाता था कि ज़रा लोगों से दूर हो जाएं। तो बीमार शख्स के लिए अहम था कि वो क्वारंटीन में जाए। पहली दफ़ा है आलम इंसानियत के लिए कि 7 अरब की आबादी है और जो सेहतमंद शख्स है उससे कहा जा रहा है कि ज़रा आप किनारा कशी इख्तियार कर लें। लेकिन ये सेहतमंद शख्स भी सुनने का बिल्कुल भी रवादार ही नहीं है क्योंकि इस वक्त भी आते हुए अगर आप देखें इधर उधर सड़कों पे बहुत रश है। फ़िक्र माश में लोग बाहर निकले हुए हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह कारोबार की ये मंदी दोबारा से बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर साल 2020 ने हमें कुछ सिखाया है तो वो डेफिनेटली ये है कि लेट्स गो बैक टू द बेसिक। यानी कितनी बेसिक सी बात है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अपने हाथ पैर को साफ़ रखिए, मेल मिलाप में थोड़ी सा समाजी फासला इख्तियार कीजिए। अगर आपको याद हो, ये हमेशा से हमारी रिवायात में शामिल नहीं था कि हम लोगों से मिलते तो उनको गले लगा लेते थे। खुसूसन अगर ख़वातीन की बात की जाए तो मुझे अच्छी तरह याद है तकरीबन कॉलेज के ज़माने में ये नया ट्रेंड आया था कि लोग पहले हाथ मिलाते थे, फिर आधा गले मिल लेते थे और एक दूसरे को बोसा देते थे एंड इवेंचुअली दैट बिकेम द नॉर्म फॉर अस। लेकिन आज अगर हम देखें, वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स और इसमें हमें अपनी ज़िंदगियों में बहुत तब्दीली लानी पड़ेगी। हमारा आज का प्रोग्राम जो ये ईद के बाद हमने रिज्यूम किया है, इसमें हम इन्हीं बेसिक्स की बात करेंगे। आई एम गोइंग टू पर्सनली इम्प्लीमेंट दिस इन माई लाइफ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो इसमें जहाँ जहाँ हमें एडिड फ्रिल्स नज़र आ रही थी, हमने उसको सब कुछ ख़त्म कर दिया। अगर आप हमारा सेट भी देखें, इट्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। यानी हमने इसमें कोशिश की है मिनिमलिस्ट होने की। एंड लाइक आप यही चीज़ मेरे वार्डरोब में, मेरे अपने आउटलुक में देखेंगे कि बिल्कुल लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। अब हमारे पास ज़िंदगियों में इतना टाइम नहीं है कि ताम झाम एडिड चीज़ें, जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, उनको जाना पड़ेगा। सो फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स वी आर बैक टू द बेसिक्स और आपसे भी हम यही कह रहे हैं, लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स। सबसे पहले ज़रा जी, बड़ी बेसिक सी बात है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको आपने मलूज़े खातिर रखना है। ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया, बल्कि अब हमें घबराना और डरना चाहिए क्योंकि नाउ द डेंजर इज़ क्लोज़र टू होम। यानी ये ख़तरा हमारे करीब से करीब तर आता जा रहा है। कितने ही हमारे जानने वाले हैं जो इस वक्त या तो अफेक्ट हो चुके हैं या शदीद बीमार हैं। एंड देयरफॉर इट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम एहतियात करें। इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कायद में लॉकडाउन में नरमी से कोरोना को खुली छूट मिल गई। कराची में कोरोना के वार मजीद तेज हो गए, मुतासरीन की तादाद में सर फहरिस्त आ गया। कराची में 21,870 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि 388 अफराद जाबहक हो चुके हैं। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1043 शहरी कोरोना से मुतासिर हुए। अवाम की गैर संजीदगी बरकरार है, सड़कों पर हुजूम है। कराची के अवाम एहतियाती तदबीर और समाजी दूरी को भुला बैठे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 9,840 अफराद सेहतयाब हो चुके जबकि 11,642 जेर इलाज हैं। सिंध भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 27,360 जबकि 465 अमवात हो चुकी हैं। 13,272 अफराद सेहतयाब, 13,623 जेर इलाज हैं।
जब हम 2 माह की और बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा अरसा की सख्ती के बावजूद ये समझ नहीं पाए हैं कि हमने एहतियाती तदाबीर करनी है, तो फिर मेरे ख़्याल में हुकूमत वक्त के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता कि वो हम पे सख्त तरीन लॉकडाउन लेके आएँ। जैसा कि आप जानते हैं, वफाकी हुकूमत ने ऑलरेडी फ़ेस मास्क को पहनना इसको एक अहम चीज़ करार दे दिया है। यानी ये कानूनन जुर्म है अगर आप घर से बाहर निकलें और आपने फ़ेस मास्क ना लगाया, उस पर आप पे जुर्माना भी आयद होगा और हो सकता है आपको गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। इसी तरह से हुकूमत के सामने भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लोगों ने क्योंकि एहतियात को और SOPs को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है, तो क्या हमें वापस लॉकडाउन में चले जाना चाहिए, इसके ऊपर भी फ़ैसला होना ज़रूरी है। और आज ख़ास तौर पे इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि इसी हवाले से नज़रसानी की जाएगी। क्या मामलात हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोरोना से निपटने का जी जनाब, तो आज बड़े अहम फ़ैसले होने हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि हमने अपने लिए फ़ैसला करना है। व्हाट आर आवर बेसिक्स, हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक शादी हॉलों में इन SOPs को फॉलो करना, शादी को सादगी के साथ सर अंजाम देना और उसमें वन डिश होना, ये वो मामलात हैं जो हम बहुत पहले से कर रहे थे। वक्त की कदर करना, आज बड़ी अच्छी बात है कि दुकानें जल्दी खुल जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे ख़रीदार और गाहक अभी भी दोपहर के वक्त ही इन दुकानों का रुख करते हैं। तो अपने आप में तब्दीली हमें खुद करनी है। ये हमारे मामलात ने, हालात ने शायद हमारे लिए साजगार कर दिया है। पहले आप और मैं ये कहते थे कि एकदम सब कैसे बदल जाएंगे, लेकिन अब देखें मौका भी है, सूरत हाल भी है, समझना हम अभी भी नहीं चाहते। इस पर ज़रा गौर कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और मुझे अच्छी तरह याद है हमने अपना लास्ट लाइव शो रमज़ान का आपके सामने जुम्मतुल विदा को किया था, और उसी दिन बिल्कुल हमने अपना प्रोग्राम ख़त्म किया है और एक अफसोसनाक ख़बर हम सब के सामने आई कि PIA का एक प्लेन कराची में क्रैश कर गया है। एक बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल थी, और इस वक्त आपको बताएं कि इसकी जो तफ्तीशी रिपोर्ट थी, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, वो अपने आखिरी मराहिल में है। मुख्तलिफ़ चीज़ों का हमें सामना रहा। जाहिर सी बात है कि इस पर बातचीत की गई कि इस क्रैश की वजह क्या बनी, कितनी क़यास आराइयाँ हुई, कितने तज्ज़िये तबसरे, लेकिन मेरे ख़्याल में हम उसके करीब भी नहीं पहुँच सकते जो पैसेंजर्स इसमें सवार थे और जिनकी इसमें मौत वाक़ई हुई है, जो शहीद हुए हैं इसमें, उनके वर्सा, उनकी फैमिलीज़ के जो इस वक्त जज्बात थे। ये तमाम लोग, जिस तरह के हम समझ सकते हैं, ईद उल फितर के हवाले से ट्रैवल कर रहे थे, वापस अपने प्यारों में आ रहे थे, और ये अफसोसनाक हादसा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। आज हम इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। उन मराहिल में पहुंच चुकी है, के मुताबिक 70 लाशों की इस वक्त शनाख्त हो चुकी है और उनको उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया है। कईयों की तदफीन भी वाक़ हो चुकी है। कुछ अभी भी इसमें मराहिल हैं जिसमें लोग इंतज़ार में हैं, और नाकाबिल शनाख्ती कुछ लाशें, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन एक बात जो बार बार आ रही थी कि जाहिर सी बात है, आप इतनी तकलीफ़ में होते हैं कि SOPs का डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह इन फैमिली से बात की जाएगी, वो कौन सी हेल्पलाइन पे कॉल करें, और वहाँ पे हमने देखा कि कुछ गैप्स वाक़ई थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं PIA के स्पोक्स पर्सन जनाब अब्दुल्ला हफीज़ साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, जो लेटेस्ट इस हवाले से बातचीत है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अब्दुल्ला, एक चीज़ जो बार बार आई थी उसी से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। लोगों ने कहा कि 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। आई नो कि ये कैरियर की जिम्मेदारी नहीं होती, ये एडमिन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स सिंस दे वर ट्रैवलिंग बाय PIA, कोई हेल्पलाइन, SOPs, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी थी उसमें, या ये लोगों का की कंप्लेंट सही है? देखिए, बहुत शुक्रिया, एंड आई एम ग्लैड आपने इस चीज़ से शुरू किया, बिकॉज ये एक बड़ा सोरिंग इशू है PIA के लिए भी। और आपने देखा है कि जिस तरह अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई थी, फ्रस्ट्रेशन का इजहार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था कि अपेरेंटली उनके कुछ सुनवाई नहीं हो रही किसी किस्म की। मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेते हुए आपको ये बताऊँगा। देखें, PIA बीइंग एन इंटरनेशनल एयरलाइन, हम लोगों के इमरजेंसी रिस्पॉन्स के प्रोटोकॉल्स बड़े इस्टेब्लिश्ड हैं। आपको इंटरनेशनल एरिना में तब तक आप फ्लाइंग नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये बैक एंड के प्रोसेसेस नहीं है कि इन केस ऑफ एन इवेंचुअलिटी या इन केस ऑफ अ क्रैश, तो फ़ौरन से पहले आपका इमरजेंसी रिस्पांस क्या होगा। PIA का भी, और क्वाइट फ्रैंकली पाकिस्तान में सिर्फ PIA एक ऐसी एयरलाइन है जिसका एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है, जो कि डेडिकेटेड बिल्डिंग है और इसी टाइम पे होता है। क्रैश के उस दिन भी विद इन 30 मिनट्स
इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर एक्टिव हो गया था, जिसमें कॉल सेंटर भी है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स एक टेबल के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे पीआई की तमाम सीनियर मैनेजमेंट बैठी होती है। और जब तक आखिरी मैयत हवाले नहीं होती, वो ERP या इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो है वो हमारा चलता रहता है और अभी भी चल रहा है। पीआईए ने तमाम लवाहिकीन के साथ राब्ता किया और इमीडिएटली उसी रात को स्टैब्लिश कर लिया। अगले दिन सुबह 9 या 10 बजे तक हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई थी कि ऑल 97 हैव बीन नॉट जस्ट रिकवर्ड, कि उनकी फैमिली के साथ हो गया। देखिए साइट के ऊपर सर्च एंड रेस्क्यू का एक अलहदा पूरा सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद थी, वॉलंटियर्स भी थे, ईदा और चीपा के लोग भी थे, आर्मी के लोग भी थे, रेंजर्स भी थे, पुलिस भी थी, सो वहाँ पे तो था। लेकिन बेसिकली फैमिली असिस्टेंस सिर्फ पीआईए का काम था और पीआईए ने इमीडिएटली उनके साथ रब्ता किया, उनको बोला कि इफ़ दे वांट टू फ्लाई इन टू कराची, अगर वो आना चाहते हैं इमीडिएटली तो वो आ जाएं, और बहुत सारी फैमिलीज फ्लाई इन करके आई भी। जो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आई वो आई डीएनए के ज़रिए जो आइडेंटिफिकेशन थी उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर ना बहुत सारे और गवर्नमेंट के फंक्शनरीज भी इन्वॉल्व थे। यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो कर रहे थे डीएनए की शनाख्त यहाँ पे हो रही थी, और लाहौर के अंदर PFU वाले जो थे वो कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक अलमिया में आपको इसको कह सकता हूँ कि ये है कि कराची जैसे इतने बड़े शहर में आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इकट्ठा सबको रख सकते हैं, या इतनी मैयतें जो आई थी वो रख सकती हैं। इवन हालांकि 41 शुरू में ही आइडेंटिफाई होकर चली गई थी और बाकी जो 56 बची थी, 56 भी आप किसी एक जगह नहीं रख सकते थे, तो आपने पहले सिविल हॉस्पिटल में रखा, जिना पोस्ट ग्रेजुएट में रखा, फिर वहाँ से आपने शिफ्ट कराया मॉर्ग्स में, ईदी के या चीपा के। अब एक बॉडी है जिसपे सिर्फ एक नंबर लगा, आपको नहीं पता ये किसकी बॉडी है। अब लोग जो है ना, आप ऑब्वियसली आपका प्यारा इस दुनिया से गया है, आप चाहेंगे कि आप उसको जल्द से जल्द आप उसको ढूंढें। वो जाते थे, पहले जाते PF उधर जाते थे, ईदी के पास जाते थे, वहाँ से पूछते थे कि डीएनए की शनाख्त का आया, फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाते थे, छिपा में जाते थे कि वो आया कि नहीं आया। अच्छा, हम सबके साथ राब्ते में हम उनको बार बार कह रहे थे कि जी अभी आप रुकें, जैसे ही आइडेंटिफिकेशन आएगी हम आपको खुद बताएंगे, बल्कि इनफैक्ट वी विल गेट यू पिक्ड अप फ्रॉम योर हाउस। में इंटरवीन ओवर है, मुझे ये बताइए कि जब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस खत्म हो गए और जैसे आपने खुद कहा कि बॉडीज को कहीं एक जगह रखने की आपके पास ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, कराची में नहीं थी, तो जब उनको डिवाइड करके मुख्तलिफ जगहों पर रखा जा रहा था, उसका जो एक तरह से कहना चाहिए सिरा, या हु वाज कीपिंग दैट डेटा, आपने जैसे खुद कहा कि एक बॉडी के साथ एक नंबर था, who was, इतने सारे इदारों का साथ में कोऑर्डिनेशन चल रहा था, was PIA responsible for that? No, it was not. ठीक है, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी भी आइडेंटिफिकेशन के बाद राहदारी या हवालगी या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो सारी यहाँ की जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं वो करती हैं। सही। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीआईए साइड पे थी। पीआईए की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज वो हमारे पैसेंजर्स थे सारे के साथ, और चूंकि वो हमारे जहां से बैठे थे तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर ही आती है। तो दिस वाज द चैलेंज, और अभी भी हम यही कहते हैं, देखिए तमाम विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ हम लोग इन टच हैं, सीनियर मैनेजमेंट के लोग टच हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं COPI ने ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर को फ़ोन किया, उनकी फैमिलीज को फ़ोन किया, और खुद से उन्हें कहा कि कोई चीज़ हो मुझे बताइए, पर्सनली बताइए, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। अभी तक 81 की आइडेंटिफिकेशन होगी, और अभी आज भी कुछ 16 रहती हैं, और हम उम्मीद करते हैं 1 या 2 दिन में अगर वो भी हो जाए, ताकि जो इसके विक्टिम्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा करार है, जब वो अपने प्यारों को ले जाएंगे, उनका तदफीन के मराहिल शुरू हो जाएंगे। अभी तो वी अंडरस्टैंड के उनके जो गम है उसका तो शायद मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज इसके अंदर खो दी। बिल्कुल। अब्दुल्ला, तो बताइएगा कि इस वक्त जैसे आपने कहा कि आइडेंटिफिकेशन का मरहला चल रहा है, जो आप लोग यानी व्हेन यू आर लिसनिंग टू दीज वीडियोस, जैसे आपने खुद कहा कि लोग ऑनलाइन आके बात कर रहे हैं, किस तरह आप उनके साथ डील कर रहे हैं? बिकॉज पीपल ऑल्सो थॉट इट वाज इनसेंसिटिव। आपने कहा कि ये इदारा जो कॉल सेंटर था वो फौरी तौर पे फ़ाल हो गया था। पीपल आर सेइंग कि रात के 2 बजे 3 बजे उनको एक इनसेंसिटिव कॉल आती थी कि क्या आपको बॉडी मिल गई है। ये कॉल्स भी क्या आपके कॉल सेंटर से हो रही थी? देखिए, अभी तक 2 या 3 वीडियोज़ आई, और 3 उनमें से 2 के साथ तो मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया और हमारी सीनियर मैनेजमेंट ने किया। एक के फादर के साथ हमारा कांटेक्ट में था और उनके साथ हम बात करते थे। अपेरेंटली वो जो खातून थी उनको शायद पता नहीं था। देखिए, मैं अगेन वो कह रहा हूँ कि बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन ड्रिवन थी इस पूरी
DNA के जरिए आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर, और वो हमें वी अंडरस्टैंड दैट। हालांकि आपका वहाँ पे काउंटर है, हालांकि वहाँ पे लोग आपके खड़े में, लेकिन जब तक आपको आपके प्यारे मिलते नहीं है तब तक आपके अंदर से वो चीज़ खत्म नहीं होती। आप कहते हैं मैं किस किस दर के ऊपर जाऊँ। यहाँ के ऊपर भी एग्जैक्टली यही हुआ। जिन्होंने ट्वीट की, अच्छा अब PI के कॉल सेंटर का एक एक्टिव है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर शिफ्ट में आके फ़ोन करके पूछेंगे कि आपको किसी किस्म की असिस्टेंस तो रिक्वायर्ड नहीं है, आपको किसी किस्म का लेकिन देखिए उसमें एक ह्यूमन SOPs हमें फिर भी डेवलप करनी पड़ेंगी कि क्या वो अल्फाज हो सकते हैं, क्या वो तरीका हो सकता है पूछने का, बिकॉज पीपल फाउंड इट वेरी इनसेंसिटिव। और आप उनकी भी सेंसिटिविटी इस वक्त एक तरह से सोच सकते हैं कि मेंटली फिजिकली दे आर एग्जॉस्टेड, और फिर एक गम और ग्रीफ की सूरत हाल अलग है। उसमें अगर रात के 2 या 3 बजे इस तरह की कॉल आना कहीं ना कहीं ब्रीचेस ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अब्दुल्ला, आगे बढ़ते हुए जिस तरह कहा जाता है, हमारे यहाँ लोकली हम कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमारे सामने 2 एक सक्सेस स्टोरीज भी थी सर्वाइवर्स की, हु वर एबल टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेन क्रैश अलाइव। उसमें एक मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुबैर, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, मेरी PCR से रिक्वेस्ट होगी कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कैसे हैं आप? और सबसे पहले हम सब की तरफ से आपको खैरियत का, आपको बहुत ज़्यादा पैगामात वसूल हो रहे होंगे। अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी बख्शी है। इस वक्त आपके घर वालों की, आपकी अपनी क्या कैफियत है? क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप अपनी रोदात को रिपीट करें, लेकिन अपने दिल की बात जो अगर हमारे व्यूअर्स से करना चाहें वो ज़रूर कहिए। मैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। और मैं अपने माँ बाप, मेरी माँ बाप की दुआ है, ये माँ की दुआ है, बहन भाइयों की दुआ है, और जितने लोग हैं सभी मेरे लिए दुआ कर रहे थे, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस ये लोगों को कहूँगा कि अल्लाह ताला की जो है वो इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें और माँ बाप की खिदमत करें और वालिदैन की बड़ों की खिदमत करें। बस इसी में सब कुछ है, बाकी जो है ये दुनियावी चीज़ें ये कुछ भी नहीं है। जुबैर, इस तरह का कोई भी वाक़या आपको झंझोड़ कर रख देता है, और ज़िंदगी की अहमियत और उसके कितना ये अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा है, ये एक तरह से आपको बावर कराता है। आपने क्या महसूस किया? अभी आई नो इट्स टू सून टू से, लेकिन क्या अपने अंदर आपने कोई तब्दीली महसूस की है? मैम अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली तो बिल्कुल आएगी। मुझे इतनी नज़दीक से मतलब मौत को देख के वापस आना, तो तब्दीली तो आपको अंदाजा ही होगा कि वो आनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, बहुत ज़्यादा करम किया है। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना है। और ना सिर्फ अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी बख्शी बल्कि सेहत के साथ बख्शी, आपको कोई अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया, और बेशक आपके साथ आपके वालिदैन की दुआएं थी। मुझे बताइए कि जब आप होश में आए, जब आपको रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ है, सबसे पहला ख्याल जो आपको याद इंसान को एहसास हो कि वो किधर बैठा है, तो सबसे पहला ख्याल आपके जहन में क्या आया था? मैंने तो जब वो प्लेन हिट किया उसी वक्त अल्लाह अकबर उसी वक्त कह दिया था, अल्लाह ताला को याद करना उसी वक्त स्टार्ट। तो मैं पूरे रास्ते ही मैं पढ़ता हुआ आ रहा था। वो तो जब मैंने जो है ट्रैवल स्टार्ट किया है उसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मेरी आदत है, मैं पहले भी आता रहता था, तो सारे रास्ते जो है दुआएं वगैरह और ये अल्लाह ताला की जितनी भी तस्बीहात वगैरह वो पढ़ता रहता था। तो जैसे ये हिट हुआ है, तो हिट होने के बाद बस ये कि वालिदैन वगैरह याद आ रहे थे और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बाहर निकला हूँ, जंप किया मैंने, जंप करने के बाद मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़ें। बिल्कुल। जुबैर, कुछ याद है आपके साथ कौन पैसेंजर्स, यानी जो इंसान के बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में साथ वाली सीट पे बैठा होता है वो अमूमन याद रह जाता है, आपको कुछ याद है कि आपके साथ कौन बैठा हुआ था? मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनको जो है वो मेरे साथ बैठे हुए थे। बल्कि मैं जब बैठा हूँ तो वो ये था कि इस दफ़ा जो है वो कोरोना का एक फॉर्म था सिविल एविएशन की तरफ से एक, कि वो आपने फिल करके फिर आपने जो है वो जब आपका अपना लैंड करेगा कराची एयरपोर्ट पे, तो आपने वहाँ सबमिट करना है, तो उसके बाद आप आए जाएंगे। तो मैंने अपना तो वो फिल कर लिया था, मैंने अपना फिल करके अपना रखा हुआ था। तो वो बुजुर्ग थे मेरे साथ, उन्होंने कहा यार ये बेटा ये कर दो, इसको फिल कर दो। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनसे पूरा फॉर्म फिल किया, उसका NIC नंबर मैंने हाथ से रख के, लेकिन जब जहाज हिट हुआ है ना, जब प्लेन हिट हुआ है, तो वो मुझे वो बुजुर्ग भी नजर नहीं आया। अल्लाह माफ करे, बहुत
बुरा मतलब हादसा था ये, मैं कभी भूल नहीं सकता इसको। ज़ुबैर, तो आपकी अगर मैं ये पूछूं कि ये फ़्लाइट क्योंकि अगर ओरिजिनली देखें तो ये मेरे ख्याल में बैरून मुल्क से आ रही थी और फिर ये लाहौर में इसका टच डाउन था, आप इसमें लाहौर से सवार हुए थे या आप भी बैरून मुल्क से सफ़र करते हुए आ रहे थे? नहीं, मेरी लाहौर से फ्लाइट थी। लाहौर से फ्लाइट थी और आपका सीट नंबर यकीनन आपके लिए लकी साबित हुआ, तो कई लोग जानना चाहते हैं आपका सीट नंबर क्या था? मैम मेरा सीट नंबर था 8F, विंडो सीट थी मेरी, 8F था। 8N था, बिल्कुल 8F, इन्होंने कहा 8F है आपकी स्पीड, ठीक है जी। अच्छा ज़ुबैर, कोई और पैगाम हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बस अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं, वो हर बंदे का ईमान है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन इस हादसे के बाद ईमान मजबूत हो जाना चाहिए हर किसी का। बेशक, बल्कि आपके जब खबर आई ज़ुबैर, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो जाहिर सी बात है जिनके पैसेंजर्स, जिनके प्यारे इस जहाज़ में थे, सबके दिलों में एक उम्मीद की रमक आ गई थी कि शायद और सर्वाइवर्स भी हो सकते हैं। बल्कि यही बात मैं अब्दुल्ला की तरफ, अब्दुल्ला आप क्या कहेंगे रेस्क्यू एंड रिलीफ के हवाले से? कई चीज़ें हमारे शहर में इस वक्त भी हम कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ें हरकत में नहीं आती, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आखिरी मराहिल में होगी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ, क्या आप समझते हैं कि मज़ीद सर्वाइवर्स होने की कोई पॉसिबिलिटी थी अगर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती? मेरा नहीं ख्याल इस वजह से, बिकॉज जब अब ज़ुबैर साहब तो बहुत ज़्यादा लकी थे कि 8वीं रो से एकदम वो आगे बाहर, ज़फ़र मसूद साहब तो चले पहले ही फर्स्ट 1A या 1 चार्ली के ऊपर बैठे हुए थे। सो मेरा नहीं ख्याल कि अगर शायद बहुत ज़्यादा इतना जल्दी इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग हो सकती थी कि वो अभी भी इनफैक्ट क्रेडिट इनको बचाने का और दूसरों को बचाने का इलाका मकीनों की तरफ जाता है जो अपनी जान की परवाह किए हुए, हालांकि जहाज़ भरा हुआ फ्यूल के साथ जब किसी ऐसी जगह के ऊपर गए तो नेचुरल आपने तस्वीरें भी हैं कि वो उठा के उनको वहाँ से निकाल के जल्दी से ले आए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो वो थे जो कि वहाँ के ऊपर उस टाइम पे थे एंड दे वर रियली ब्रेव पीपल, और मैं इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ कि उनकी बहादुरी जो है वो बेमिसाल है। अब्दुल्ला, वन क्लैरिटी आई वांटेड फ्रॉम यू कि जैसे ही प्लेन क्रैश किया है तभी मलबे में और उसमें आग लग गई थी, या जैसे कि अगर हम ज़ुबैर साहब को देखते हैं दे वर एबल टू जंप आउट, इसमें थोड़ा सा वक्फा था? बहुत थोड़ा वक्फा था, बहुत थोड़ा वक्फा था। मतलब आप सिर्फ ये देख लें कि इतना ही रिएक्शन टाइम था कि जितनी देर में ज़ुबैर साहब जहाज से निकले और पीछे उसको आग लगी, क्योंकि अगर रिएक्शन टाइम इससे ज़्यादा होता तो शायद और भी लोग निकल पाते। लेकिन चूंकि जहाज, देखिए हमेशा ये होता है कि इम्पैक्ट से ज़्यादा जो फ्यूल का बर्न होता है ना जहाज़ के अंदर, हालांकि मैं आपको सुन के हैरत होगी कि जहाज़ के केबिन के अंदर हर चीज़ जो है वो फायर रेजिस्टेंट लगाई जाती है। इवन जो आप जिस सीट पे बैठते हैं वो जो कि पॉकेट्स के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं, जो जहाज़ का कारपेट होता है, केबिन होता है, वो सारी इस तरह की चीज़ें इस तरह के मटेरियल से बनी होती हैं कि वो फायर रिटार्डेंट्स होते हैं, वो इतने आराम से वो आग नहीं पकड़ते। लेकिन चूंकि जहाज में फ्यूल भरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, वो एकदम आग पकड़ता है, जिसकी वजह से हमेशा जो है वो बर्निंग उसकी बात होती है। अच्छा, अक्सर हम भी अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वाक़या, ज़ुबैर एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तो आपने कहा कि लैंडिंग से पहले आपके साथ जो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने आपसे अपना लैंडिंग कार्ड फिल करने के लिए कहा, कोई और वाक़या, कोई और बात, यानी अब तो मुझे लगता है कि आपका जो नज़रिया है सफ़र करने का वो बिल्कुल बदल जाएगा। एंड आई थिंक जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि साल 2020 की शायद थीम यही है कि लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। आम तौर पे हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्रिब कर रहे होते हैं कि जी बैठे हैं, हमें सही सीट नहीं मिली, हमें हमारे साथ कोई बच्चा है और बच्चा रोया चला जा रहा है, हमें खाना मिला तो उसमें ये चीज़ कम हो गई। आपको लगता है कि कोई और ऐसी बात इस फ्लाइट की जो आपको हमेशा याद रहेगी सफ़र के दौरान की? नहीं थी, मुझे बस वो बुजुर्ग जो थे वो उनके साथ मेरी बातचीत हुई है और उनके साथ मेरी शादी जितने भी थी सारी चीज़ें। उसके अलावा मैंने के बीच में एक बिजनेस करती तीन मतलब चीज़ थी और उसमें कोरोना की वजह से आपको पता है कुछ डिस्टेंस रखा हुआ था, तो एक चीज छोड़ के एक बंदा बैठा हुआ था, मेरे वो बुजुर्ग ही बैठे हुए थे। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद होने का। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और यकीनन जो तमाम बाकी लवाहिकीन हैं जिन्होंने अपने प्यारों को इस हादसे में खोया, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। इसी के साथ हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उम्मीद करते हैं जल्द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी और ये जो मरहला है, बड़ा तकलीफ दह मरहला है, अपने प्यारों के अपने जो
डेड बॉडीज़ का और उसको वापस लाने का, ताकि उनको सुपुर्द खाक किया जा सके। एक मुकम्मल तो नहीं, लेकिन एक सब्र और एक क्लोजर इससे मिलता है। यकीनन उसके अभी भी बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं, तो यकीनन हमारी सबकी दुआ है और हम सबके हौसले उनके साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले प्लेन क्रैश की। तो आप अपनी ज़िंदगी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और आपके सामने हादसात और वाक़यात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हम जब ब्रेक पे चले गए तो अब्दुल्ला हफीज़ मुझे बता रहे थे कि खालिद शेरदिल साहब, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े फॉरमोस्ट एंड वेल नोन ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सर्विस में उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त उनकी खिदमात रही हैं, वो भी इस हादसे में जाँ बहक हुए और उन्होंने अपनी सीट बिल्कुल टेक ऑफ से पहले एक्सचेंज की थी। तो देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट नो हाउ थिंग्स विल फॉल अप, लेकिन आप अपने तरीके से बेहतरीन अमल करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज़ वेयर यू शुड मेक पीस, कि आपकी प्लानिंग एक तरह से होती है और वो प्लानिंग आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होती है। आज जो टॉपिक हम अपने 10 बजे प्रोग्राम में भी लेके आगे कैरी ऑन करेंगे, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, यानी मेरी तवक्कुआत और हकीकत में जो गैप है उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए, और सारा गेम ही इस गैप को मैनेज करने का है। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह, आप इनको जानते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। लोगों को इंस्पायर करने में इनका एक बड़ा ही कलीदी किरदार रहता है और साथ साथ मेरे ख्याल में हिज स्ट्रैटेजीज, हिज बुक्स इन दिस डोमेन वर्क रियली वेल। उनसे हम थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी से तवक्को करना इंसानी फितरत है, यानी हम खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं। बल्कि हाल ही में तो जितने भी वाक़यात हुए ये हमें दिखाता है कि एक प्लानिंग हमारी अपनी होती है और फिर डिवाइन प्लान या अल्लाह ताला के प्लान्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम ये मान कर चलें कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो कुछ हालात और वाक़यात जिस रॉ में भी बह रहे हैं, वो सब हमारे एडवांटेज में हैं, तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। लेकिन जैसे कुरान हकीम में भी कहा जाता है कि इंसान बहुत बेसब्रा है। अगर हमें वक्ती तौर पे किसी तकलीफ़ का सामना हो या चीज़ें हमारे मुताबिक ना हो, तो उनसे कभी कभार इक्तफ़ा करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। इस वीकेंड पे हमारे सामने 2 और सिचुएशंस भी आई, जिसको हमने देखा कि सोशल मीडिया में वो बहस में आया और इसमें अगेन एक्सपेक्टेशंस, मैरिटल लाइफ से एक्सपेक्टेशंस की बात की गई कि जब लोगों की शादी होती है वो शादी की तस्वीर लगाते हैं तो कहते हैं माय फॉरएवर, यानी मैं ज़िंदगी भर इसके साथ रहने की और इससे वफ़ादार रहने की कस्में खा रहा हूँ। वो भी एक चीज़ है जो क्वेश्चन में आई, बिकॉज लाइक एवरीथिंग इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट। तो शादियाँ टूटती भी हैं, फिर लोग मूव ऑन भी करते हैं। इस पर क्वेश्चन मार्क आया कि जी तवक्कुआत क्या होती हैं और आपको एक सर्टेन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। 2 वाक़यात ऐसे आए कि एक ही तरह की सिचुएशन में 2 लोगों ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। दोनों ही ख़वातीन थी और इसको मज़ीद में डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रही बिकॉज दीज आर बोथ पब्लिक फिगर्स और उनके बारे में बात करते हुए थोड़ा अजीब सा भी लगता है, बिकॉज इतना ज़्यादा आम हुआ हुआ है उनका इस वक्त तस्करा और लोगों की राय इस बारे में बड़ी एक्सट्रीम है। लेकिन ये कहना मेरे ख्याल में सिर्फ व्हाट नीड्स टू बी डन इज़ बी फ्लेक्सिबल। अगर कोई लेसन है इस साल का वो ये है कि अपने जो आपके प्लान्स होते हैं ना, उनके साथ आप तवक्को ज़रूर करें, डे ड्रीम भी करें, अच्छा सोचें और अपने आप को तैयार करें, अपने आप की मज़ीद ग्रूमिंग करें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करें, इल्म में इजाफ़ा करें। लेकिन वो जो अटैचमेंट है ना कि ये रिज़ल्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे नंबर 1 बनना है, मेरी कंपनी को नंबर 1 होना है, ये शख्स, ये चीज़ें, ये घर, ये सब कुछ मेरा है, ये जो हम अपनी इजारादारी समझ लेते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इल्यूजन्स, ये खाम ख्याली हमारी फिर टेस्ट की जाती है। और जब टेस्ट होती है तो कुछ लोग टेस्ट में पूरा उतरते हैं, कुछ लोग उस पर सब्र कर लेते हैं, कुछ लोग बड़े ग्रेसफुल साबित होते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग इस पर लड़ते तड़पते। आई एम नॉट डिस्कार्टिंग देयर दुख, उनकी तकलीफ़ अपनी जगह है, लेकिन अपने आप को कंडक्ट करना कि लोग आपको कैसे याद रखें, सब्र कैसे किया जाए, इस पर हमने बात करनी है कासिम से और उनसे हमारा राब्ता भी कायम होता है। और ख़ास तौर पे इसी तरह की चीज़ों को अगर हम देख रहे हों तो रियासती उमूर में भी इसको लेके आया जा सकता है, यानी हमारी ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ यही चीज़ हमारी एक ओवरऑल हुकूमती सतह पर, मैक्रो पिक्चर में, ह्यूमैनिटी के तौर पर भी सामने आती है। मिसाल के तौर पर कि अगर प्रॉब्लम्स हों हमारे सामने तो ये चैलेंजेस हुकूमत के लिए भी हैं। वो चाहते होंगे कि आवाम के दुख और दर्द का और उनकी तकलीफ़ का मदावा किया जाए, लेकिन हमारी जो उनसे एक्सपेक्टेशन है
बीइंग अ कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके वसाइल बहुत कम हैं, तो क्या हम अपनी तवक्कुआत एक सही पैमाने पे रखते हैं? यानी मुझे पता है कि इंसानी तकलीफ़ उसको इतना बियॉन्ड देखने नहीं देती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप गुस्से की हालत में होते हैं, जब आप एंगर में होते हैं, तो ये आपके IQ को भी कम कर देती है। इसमें हमने बात करनी है कासिम से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक और फिर बात लेके आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। सो इट्स गुड टू बी बैक ऑन माई सेट। जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू द शो। और सबसे बढ़कर ये कि आपको न्यू लुक इज़ ऑल अबाउट द न्यू थीम, और ये नई थीम हमें साल 2020 ने दी है, विच इज़ ऑल अबाउट गोइंग बैक टू द बेसिक्स। अगर हमें लगता है कि हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, एवोल्यूशन इज़ ऑल्सो अबाउट गोइंग बैक टू द बेसिक्स। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, चीज़ें उस तरह से आपके लिए आगे बढ़ नहीं सकती। ये भी बताते चलें कि ये थीम हमने क्यों रखी है। देखिए जी, 2020 में हमें पता चला है कि जितनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो फ्रिल्स हैं, जिनकी जो गैर ज़रूरी लवाजमात थे, उन सब से हमें अब अपने आप को एक तरह से कतई ताल्लुक़ कर लेना है। गैर ज़रूरी अगर बाहर आते जाते थे, गैर ज़रूरी शॉपिंग करते थे, कोई भी चीज़ अगर जो हमारे लिए इतनी अहम नहीं थी, वी हैव लर्न कि हम उसके बगैर रह सकते हैं, और शायद हमें रहना भी चाहिए। हमने ज़िंदगी को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया था। और बड़ी बेसिक चीज़ें कि जी हाथ धोइए, सफाई रखिए, फासला रखिए, ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें समझनी चाहिए। अब हमने 2-3 महीने गुजारे हैं ना घर में, बग़ैर बाहर निकले, बग़ैर ज़्यादा शॉपिंग किए, वही जो कुछ घर में है उसमें गुजारा किया है, एंड वी वर एबल टू डू दैट। तो क्या इसी अंदाज़े ज़िंदगी को हम अपना नहीं सकते? लेकिन इसमें बड़ी बात आ जाती है जी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की, जो आज का हमारा मौजू होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इट वाज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नोशन फॉर मी कि हम इस मैसेज को आप तक जितनी दफ़ा लेके आ सकें, जितने अंदाज में लेके आ सकते हैं, जितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों तक से आप तक ये बात पहुँचा सकें, वो हम करते रहें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने मुझे अपना कॉन्सेप्ट ऑफ काइंडनेस बताया। हम हर एक को कहते हैं कि रहम दिली, कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए, सो बी काइंड टू पीपल। लेकिन काइंड को इन्होंने रीडिफाइन किया है जी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। के स्टैंड्स फॉर कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्योंकि हम समाजी दूरी इख्तियार किए हुए हैं, तो ये फासले दिलों के फासले नहीं बनने चाहिए। सो द के इन काइंडनेस इज़ कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई इज़ इन्फॉर्म इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स, यानी उसको छुपाने की, उसको लोगों से दूर रखने की कोई उसकी वजह नहीं है। आप उनको एक फेवर कर रहे हैं अगर आप अपने सिम्टम्स को लोगों तक पहुँचाते हैं और कहते हैं कि जी मुझे खांसी है, मुझसे ज़रा दूर रहिए, या ख़ुद क्वारंटीन में जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये कि नेवर टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। या अगर आप रिस्क ले रहे हैं और कह रहे हैं जी कुछ नहीं होता, वहाँ सुपरमार्केट में रश है, बाज़ार में रश है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और ये कोरोना वरोना कुछ नहीं होता, ये हमारी खाम ख्याली है। डोंट डू दैट। एंड देन लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डी इज़ फॉर डोंट पैनिक। अगर खुदा ना खास्ता आप को ये सिम्टम्स हो रहे हैं और आपका टेस्ट अगर आप कराते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तब भी यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ रिकवरी। लेकिन एहतियात और जो उसकी ज़रूरी फिर तदाबीर है उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड ज़्यादा लेने हैं, अपने आप को क्वारंटीन करना है। सो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर पीपल। अब आते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ, विच इज़ ऑल अबाउट रियलिटी एंड परसेप्शन, और कितना इसमें हाथ होता है असलियत का या हमारी अपनी परसेप्शन का, कि किस तरह हम उसको चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। ये ही सारी गेम है, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, वन ऑफ द फोरमोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान। अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बड़ी कारामद स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो अपने सेशंस के ज़रिए, अपने लेक्चर्स के ज़रिए और अपनी किताबों के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं वलीद इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पर मौजूदगी का, हमारे साथ मौजूद होने का। ज़रा इसी हवाले से बात करेंगे, जो चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई करती है वही हुकूमती सतह पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हमारे लिए अहम हो जाती है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग। कॉल कीजिए, हमें बताइए कि कहाँ आपकी तवक्कुआत आपको लगता है कि पूरी नहीं हुई, और उसका ज़िम्मेदार आप किसको करार देते हैं। सबसे पहले अगर कासिम आपकी तरफ आना चाहूँ, बार बार कहा जाता है कि ज़िंदगी को हम वैसा ही देखते हैं जो हमारा अपना अंदाज़ होता है, हमारा नज़रिया होता है। इसको क्या चीज़ें शेप करती हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 2020 ने आपके नज़रिए, आपके परसेप्शन में क्या तब्दीली लाई, तो आप क्या कहेंगे?
सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़िंदगी को हम जिस ऐनक से देखते हैं, जिस आईने से देखते हैं, जिस शीशे से अदसे से देखते हैं, वो नज़रियात, सोच, आदात और हमारे बिलीव्स होते हैं, उनके ज़रिए हम ज़िंदगी को देखते हैं। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि हम एक्सपेक्टेशन हमारा बनाना, एस्पिरेशंस बनाना और उम्मीद लगाना, ये इंसान की जिबिल्लत में है। इसी वजह से ये अगर हद से बढ़ जाए एक्सपेक्टेशन लगाना, तो हमें मना किया जाता है कि हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। हमें इंसान की बेसिक जो साइकोलॉजी है, जो आज दुनिया की मॉडर्न साइकोलॉजी की किताबों में लिखी हुई है, इंसान को सर्टेनिटी भी पसंद है, इंसान को अनसर्टेनिटी भी पसंद है। यानी अगर एक भी चीज खत्म हो जाए तो इंसान की जिंदगी से मजा खत्म हो जाता है। कल क्योंकि नहीं देखा, तो जो नहीं देखा कल, उसकी वजह से हम उम्मीदें बनाते हैं और जीते हैं। और कल उसके बारे में अगर मनफी उम्मीदें बन जाएं तो फिर हमारा वक्त आज का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। सो ये एक वक्त में एक्सपेक्टेशन लगाना, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ये साथ साथ चलता जाता है। मैं ये कहूंगा कि एक हेल्दी माइंड, एक अच्छा जहन जो है, सेहतमंद जहन जो है, वो उम्मीद लगाता है जो लगाने वाली है, और वो उम्मीद ही नहीं लगाता जो लगाने वाली नहीं है। क्यों? अब देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रेन्स हैं, उन्हें समझ आ गई कि बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने से, बहुत ज्यादा ख्वाहिशें रखने से, बहुत ज्यादा तमन्नाएं रखने से आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक बात याद रख लें हम सब कि हमारी ख्वाहिश पूरी होने के बाद जो चीज नहीं बनती है वो भी ख्वाहिश ही होती है, बल्कि ख्वाहिशात होती हैं। ख्वाहिशात के बच्चों का नाम भी ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात के वालिदैन का नाम भी ख्वाहिशात है। सो आपको जब समझ आ जाए कि ये आप दरअसल डिजायर्स, एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशन के ट्रैप में चले जाते हैं, तो फिर बुद्धा आपको सच्चा लगता है जो कहता है कि जिंदगी बड़ी तल्ख है, इससे फरार का रास्ता सिर्फ एक है, ख्वाहिशें कम कर ली जाए, या जंगल में निकला जाए जहां है ही बड़ी थोड़ी सी नीड। जिंदगी में रह के अगर आपने बचना है गम से, तकलीफ से, तो एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिशों को थोड़ा सा महदूद किया जाए। यानी इसको अगर इस तरह हम ले लें कासिम के को अगर हम अपने ख्वाबों में तब्दील कर दें और ख्वाब से बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ ड्रीम, थिंकिंग अबाउट इट और अपने आप को उसमें इंडल्ज करने का, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो, इस बात से ज़्यादा अपने आप को अटैच ना करें। वली साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, जहाँ हम तवक्कुआत का जिक्र कर रहे हैं, आज समझ नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं कि बड़ा फैसला होने जा रहा है कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती आएगी या इसी नरमी को बरकरार रखेंगे या इस नरमी को बरकरार रखने के लिए नए SOPs बनेंगे, तो फिर अवाम और हम सब क्या तवक्को लगाएं इस बात से? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो परसेप्शन और रियलिटी को मैं अलाइन कर दूं। आपने मेरा तारुफ कराते हुए ये बताया था कि मैं वफाकी वजीर हूँ। मैं वफाकी वजीर नहीं हूँ। मैं अगर वफाकी वजीर होता तो मैं आपके प्रोग्राम पे ना बैठा होता, अपनी वजारत में या काबीना के इजलास में कहीं होता है, क्योंकि आजकल तो जिनको ये एजाज़ और जिम्मेदारी मिली हुई है वफाकी वजारत की, वो दिन रात काम कर रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो तलब हुआ है जो जिम्मेदारी होती है और सरकार का जो निज़ाम है उसको संभालने का। दूसरा, आपने ये जो बात की लॉकडाउन और उसकी सख्ती और उसकी नरमी की, देखिए मैं अभी चंद दिन पहले किसी ने मुझे अपना एक रिसर्च पेपर भेजा था जो कि गवर्नेंस के ऊपर, और अगेन आपने जो परसेप्शन और रियलिटी की बात की कि पाकिस्तान की तारीख में वो गवर्नेंस की बात कर रहे थे कि जी शहरी जो हैं वो रियासत की तरफ या हुकूमत की तरफ किस तरह से देखते हैं। सही। तो परसेप्शन, वही आप वाली बात। तो उस मकाले में, उस पेपर के एक जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि जी पाकिस्तान की अवाम स्टेट को देखते हैं प्रेडेटरी के तौर पे, प्रेडेटर वो हमारा शिकारी है, यानी कि रियासत शहरियों का शिकार खेलती है। अच्छा। और उस मकाले में कहा यह गया था, और दुरुस्त मैं समझता हूँ कहा गया था, कि रियासत का किरदार जो है, हुकूमत का किरदार पैटर्नल होना चाहिए, ना कि प्रेडेटरी, यानी कि वो वालिदैन वाला। रियासत का और शहरियों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि रियासत वालिदैन की तरह है अपने शहरियों के लिए, ना कि उन शहरियों का शिकार खेलती है, यानी कि प्रेडेटर है उनकी। अब ये वालिदैन वाला रोल जो है, इसमें रियासत के लिए और इस मौजूदा मौके पे, और ये जो इतना बड़ा इम्तिहान है जिससे हम सब गुजर रहे हैं,
और पाकिस्तान में ही अब दुनिया भर में आपको इसका अंदाजा है। और जितने मर्जी तरक्की याफ्ता ममालिक हो जाएं, जिस तरह से आपने देखा इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कि हेल्थ के सिस्टम पे किस तरह से बोझ पड़ रहा है, यहाँ तक के गुरकन भी नहीं मिल रहे, ये भी हाल हो गया हुआ था। तो लेकिन वली साहब, मैं आपकी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, मैं आपकी ये जो गुफ्तगू इस पर दोबारा जाना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप इसको मज़ीद एलैबोरेट करें। जब आपने कहा कि रियासत के रोल को प्रेडिटरी देखा जाता है, तो ये तो मुझे ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है कि एतमाद की या फिर भरोसे का फुकदान है, यानी ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर हुकूमत कोई भी तर्ज अमल अपनाती है, कोई भी नया कानून लाती है, जैसे इस वक्त कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि अगर आपने फेस मास्क ना पहना तो आप पे जुर्माना भी आयद किया जाएगा, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये तो उसी परसेप्शन को मजीद तकवीत देता है कि आपका शिकार किया जाएगा। लेकिन ये स्टेप अब 3 महीने बार बार ये बात कहने के बाद आया है ना, जब आपने एक तरह से अस्यूम किया कि लोग अपनी एहतियात खुद करेंगे, अपना ख्याल खुद रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। चलें लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन में नरमी भी की गई। इस तरह के स्टेप्स लेने पे तो हमारा अपना तर्ज अमल हुकूमत को मजबूर करता है। तो फिर हाउ डू वी बैलेंस द स्केल्स? हाँ जी, ये तरतीब में ये बात थोड़ी सी आगे आनी थी, लेकिन मैं आपको जो बात अर्ज करना चाह रहा था वो ये थी कि आपने दुनिया भर की मिसालें भी देख ली। तो पाकिस्तान की भी रियासत और हुकूमत के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज था और अभी भी है वो यही है, वेल चैलेंज तो एक ही है, वो है जाने बचाना। अब वो जाने बचानी है 2 तरीके से, जाने बचानी है इस वबा से और दूसरा जाने बचानी है गुर्बत से। सो वो एक तनी हुई रस्सी है जिसपे हम गामजन हैं, एक टाइट रोप है। तो इसके ऊपर ये असल बैलेंस जो है, ये असल तवाज़ुन जो है लाइव्स, सेविंग लाइव्स एंड सेविंग लाइवलीहुड्स का, इसके हवाले से अब ये आपका जो खुसूसन सवाल जो है कि लॉकडाउन में आज एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने जब इस बात का अंदाजा लगाया था कि यही इसी तवाज़ुन के हवाले से, और गवर्नमेंट ने अपना किरदार इसी को रखा है मद्देनजर, इसी बात को मद्देनजर रखा है कि इसका एक पेरेंटल रोल होना चाहिए, इसका एक वालिदैन वाला रोल होना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ करें, हिफाजत करें अपने अवाम की, अपने शहरियों की। तो एक सख्त और मुकम्मल लॉकडाउन का जो मईशत पे असर पड़ता है, 3 कैटेगरीज देखी गई, इसका जायजा लिया बाकायदा हुकूमत कि एक सख्त लॉकडाउन जो है उससे 1 करोड़ 12 लाख अफराद के बेरोजगार होने का जो है वो अंदाजा लगता है। दरमियाने दर्जे के लॉकडाउन के ऊपर जो है वो तकरीबन 80 लाख और 30,000 अफराद के बेरोजगार होने का जो है, और नरम किस्म का लॉकडाउन या जिस तरह इस वक्त है कि थोड़ी सी पाबंदियां हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो अब काफी नरमी आ गई है और बहुत सी जो है वो मामलात उनको खोल दिया गया है, मार्केट्स वगैरह को, कारोबारों को। उस सूरत में 10,80,000 लोग फिर भी बेरोजगार होते हैं। अब आप देखें कि 10 गुना का फर्क है सख्त लॉकडाउन से 1 करोड़ 12 लाख के बेरोजगार होने का है, और एक नरम लॉकडाउन से 10 लाख अफराद के बेरोजगार होने का होता है। तो ये वो अपना पस मंजर होता है, ये वो एक जिसे कह लें कि मौरूजी हालात जिनको पेश नज़र रखना होता है। और अब आखिरी में जो आप बात कर रहे हैं कि जाहिर है तसव्वुर यही किया गया, और ये भी अगेन परसेप्शन और रियलिटी का जो गैप नजर आया जी। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने यही तसव्वुर किया, और मेरे ख्याल में ये माकूल बात भी है, सरे-दस्त या टू स्टार्ट विद ये एक माकूल बात है कि आपके शहरी जिनको बानी पाकिस्तान ने वो सुनहरी असूल दिए हैं, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, यानी कि जिसमें डिसिप्लिन शामिल है, नज़्म व ज़ब्त शामिल है, और ऑफ कोर्स यूनिटी एंड फेथ एंड डिसिप्लिन, वो सारी बातें जी। तो वो कुछ जिम्मेदारी का अपना भी एहसास जो है, वो एहसास है जिम्मेदारी कि जी अगर आपको नरमी लाई जा रही है, लॉकडाउन में आपको आज़ादी मिल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वबा चली गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लो कॉशन टू द विंड, कि तमाम एहतियात और वो सब कुछ जो है उसको आप डिस्कार्ड कर दें। तो इस हवाले से आपका इसमें मीडिया का रोल, इसमें बाकी ज़राए अब्लाग का, सोशल मीडिया का, टेलीकॉम्स का, इसमें रोल आता है ये अवेयरनेस बिल्ड करने का कि जी आपने अपनी हिफाजत खुद भी करनी है। अगर आपको ये आज़ादी दी जा रही है, ये आजादी जिस तरह पेरेंट्स अगर बच्चों को, आपको आजादी दी जाती है, I would like to take it a step forward, वलीद साहब,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक इट स्टेप में अवेयरनेस हम सबको है। जितने भी लोगों से बात की जाए उनको ऐसा नहीं है कि अब वो किसी मरीख तैयारे पे बैठे हैं और उनको ये नहीं पता कि कोरोना की वबा है या कोरोना से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हैं क्या। लेकिन आपने जो दूसरी तरफ इशारा किया वो ज़्यादा अहम है, एहसास जिम्मेदारी, अपनी तरफ खुद अपनी जिम्मेदारी को समझना कि मैंने अपना ख्याल खुद रखना है। ये वो अहम जज्बा है जो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात की जा रही है क्या लॉकडाउन में नरमी हो या सख्ती, लेकिन दोनों ही सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की आदी कौम हो चुकी है। हमें मज़ा आने लगा है इस बात में कि अगर हम पे कोई पाबंदी, किसी तरह का कोई कानून अगर हम पे लागू किया जाए तो हम उसको तोड़ें, उसमें दिखाएं कि हम कितने ज़्यादा बागी हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से शायद हम देख रहे हैं कि नंबर्स आर ग्रोइंग एवरी डे। पाकिस्तान इस वक्त 18वें नंबर पर आ चुका है अगर आप टॉप 20 रैंकिंग्स की तरफ देखते हैं, जहां पे कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने जहां मुख्तलिफ हम रिकॉर्ड कायम करते हैं, हमने एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने का रिकॉर्ड भी कायम किया। शायद इसकी वजह यह भी थी कि ईद के दौरान, ईद की छुट्टियों के दौरान टेस्टिंग नहीं हो रही थी, वो तमाम टेस्ट के नताइज एक साथ आए हैं। लेकिन फिर भी कासिम, ये जो बात अभी यहाँ पे की जा रही थी कि इतनी बगावत का जज्बा, अपनी जिम्मेदारी खुद ना लेने का जज्बा और हौसला कहाँ से हम लेके आते हैं। यानी ये तो वो वाली बात है ना, जैसे इन्होंने खुद कहा कि ब्लो कॉशन टू द विंड, कि हवा में उड़ा दिए गए तमामी एहतियाती तदाबीर को। अवेयरनेस नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको क्वेश्चन करना, उसमें अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ना लेना, ये रवैया हम लोगों का बहरहाल देख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सिद्रा, देखिए, जब ये सारा लॉकडाउन शुरू हुआ है और ये सारा क्राइसिस पूरी दुनिया में शुरू हुआ है, आप देखिए उस वक्त खौफ जो था, कोरोना का खौफ, वो K2 के बराबर था। और इतने खौफ के साथ लोग घरों में कैद हो गए और उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। हमें एक बात माननी पड़ेगी कि इन 75 दिनों में, इन 80 दिनों में स्टेट ने अपना ट्रस्ट खो दिया। ये कोई शक नहीं है कि स्टेट का रोल वालदैन वाला है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बच्चों को पता लग जाए कि हमारे वालदैन ही गैर जिम्मेदार हैं, या उन्हें पता लग जाए कि वालदैन जो हैं वो उनका आपस में कोई सेटलमेंट नहीं है, वो वफाक और सूबों का आपस में कोई तयशुद रोल नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो बच्चा भी बागी हो जाता है। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे, आप कभी जाके उनसे क्वेश्चन पूछिए वो क्यों फॉलो नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जी ये सारे के सारा ड्रामा है और ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, ये सारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए किया जा रहा है। मैं कहूं शायद इस कोरोना से दुनिया में बड़ी ताकतें कुछ फायदा उठाती होंगी, लेकिन आम फर्द को समझना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर वो इसको लाइट लेता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। वैसे तो फेसबुक पे कमेंट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा दिल किया मैं टीवी पे भी कोट करूं कि जिसको ये वहम है कोरोना नहीं है, वो किसी कोरोना के मरीज का जाके माथा चूमे और गले लग के घर वापस आ जाए, उसको पता लग जाएगा कोरोना क्या होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हिट हो रहे हैं, जो लोग मुतासिर हुए हैं, वो हम उनकी तरफ नहीं देख रहे। 5000 की लिमिट होती है फेसबुक फ्रेंड्स की। सिद्रा, पिछले 5 दिन से मैं देख रहा हूं रोज 10 मौतें हमारी फ्रेंड लिस्ट में नजर आ रही हैं। इसका मतलब है एक संजीदा चीज है। ये संजीदगी क्यों नहीं बनी? संजीदगी इसलिए नहीं बनी क्योंकि स्टेट अपना एतमाद कायम नहीं कर सकी। लोग फॉलो करने को क्यों तैयार नहीं है? ये मार्केटों वालों सब ने, एसोसिएशंस ने गवर्नमेंट को कहा कि चंद दिन के लिए खोलने दें। खोलने के बाद आप जाके मार्केटों का हाल देख लें, ना लोगों ने फॉलो किया, ना बाजारों वालों ने, ना एसोसिएशंस के सदूर ने। और इस वक्त देखें स्कूल का सारी की सारी जो स्कूल और एजुकेशन इंडस्ट्री है वो प्रेशराइज कर रही है कि स्कूल खोलने दें आप, हम सब चीजों को फॉलो करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं कि जिस तरह मार्केटों वालों ने फॉलो नहीं किया, स्कूल्स वाले भी फॉलो नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहां पर यह गैर संजीदा मिजाज हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कासिम क्या कहेंगे, ये तो फिर कैच 22 है। खुद कहा कि रियासत का अगर रोल वालदैन जैसा होना चाहिए, जब वालदैन की बात भी बच्चे नहीं मानते तो फिर डंडे के जोर पे डांट डपट करके बात मनवाई जाती है। जब डांट डपट की जाए रियासत की तरफ से तो उसको हम फिर शिकारी का रोल दे देते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये प्रेडेटरी एक्ट कर रहा है। तो हुकूमत रियासत करे तो क्या करे? देखें, ये जो परसेप्शन है स्टेट के बारे में लोगों की, आम रियाया की, ये परसेप्शन कि ये शिकारियों की तरह है,
ये हंट कर रहे हैं हमें, ये हाँकते हैं हमें, ये परसेप्शन एक दिन में नहीं बना। इस परसेप्शन के पीछे 70 साल हैं। हमारी 3 नस्लों ने जो कुछ देखा, हमारी मेमोरी और जीन्स मेमोरी में कहीं बैठ गया कि रियासत ऐसी होती है। हमने सारी जिंदगी रियासत मदीना को पढ़ा, हमने निसाब में क्या पढ़ा, हमने वेलफेयर स्टेट्स को कैसा देखा, वो जो कुछ देखा और उससे जो परसेप्शन बनाई, उस परसेप्शन पे हमारी स्टेट पूरी नहीं उतर सकती। ये एक तरफा गलती नहीं है। नो डाउट कि अल्लाह के दरबार में तो शायद हुकूमत और हुकूमत वक्त का ज्यादा कसूर होता है, क्योंकि इख्तियार उनके पास है। फिर यही गैर संजीदा मिजाज अवाम का भी बन गया। यानी आप कह लीजिए रियासत तो जो बिगड़ी सो बिगड़ी, लेकिन हमने अपनी 22 करोड़ अवाम को बहुत बिगाड़ा है। काश कि हम उन डिसिप्लिन में ले आते, काश किसी 71 के वाक़े पे, किसी 65 की जंग के बाद, किसी 9/11 के बाद, किसी APS के वाक़े के बाद, और काश इस कोरोना की वजह से हम कौम को एक तो बना लेते, हमारे नैरेटिव तो एक हो जाते। तो मेरा ख्याल है कि ये अगेन डंडे से चलाने वाला काम है। ये बड़ा मुश्किल है कि लोग आपको फॉलो करें बगैर कानून के। लेकिन बड़ी ये है, वली साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी कि हम हमेशा इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी कौम पे जब भी कोई मुश्किल पड़ी है, जब भी कोई हमारे सामने कुदरती आफत आई है या फिर दुश्मन हम पे हमला आवर हुआ है, हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। इस वक्त भी अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, तो ये एक हालत जंग ही तो है। सिर्फ ये बात है कि इस वक्त हमारे मद्दे मुकाबिल कोई दुश्मन की फौज नहीं है, कोई कुदरती आफत नहीं है उस तरह की जिस तरह हम वाकिफ हैं उससे, यानी कोई बारिश नहीं हो रही, कोई सैलाब नहीं आ रहा, लेकिन एक और तरह की कुदरती आफत हमारे सामने है। उससे निबर्द आजमा होने के लिए जो डिसिप्लिन हमें चाहिए, जो एका हमें चाहिए, उसका फुकदान क्यों है आपकी नज़र में? ये जो अभी कासिम अली शाह साहब ने बीच में बात की थी, डंडे के जोर वाली बात, जी जी, और ये जो 60-70 साल से जो एक सिस्टम चलता आ रहा है जी, आपने उसको सिद्रा इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि एतमाद का जो है वो कोई फुकदान है जी। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी लफाजी इसकी मुख्तलिफ होनी चाहिए। एतमाद की कमी या फुकदान जो है, उससे ज्यादा जो अहम बात है वो एक अतात, या जिसको कहते हैं ना ओबीडियंस का फुकदान है। आप छोटी सी मिसाल ले लें, ये कोई, और आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया है उसके प्लसेस भी हैं माइनसेस भी हैं, और सोशल मीडिया के प्लसेस कुछ ऐसे हैं कि जहां भी कहीं कोई तजावुज हो रहा हो, किसी भी किस्म की बिहेवियर में ट्रांसग्रेशन हो रही हो, वो कैप्चर हो जाती है और दुनिया भर को वो देखने को मिल जाती है। सही। मैं कहने जो लगा था वो ये था, क्योंकि मैं आप खुद ही समझ जाएंगी जी जी, कि कोई किसी शख्स को अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले, खासकर कोई अगर बड़ी गाड़ी में हो, बेचारे गरीबों को तो वो हर वक्त रोकते हैं, और बाइक्स वालों को और छोटे मोटों को इधर उधर, किसी गाड़ी वाले को रोक लें और बजाय कि वो आगे से सॉरी कहे कि जी मुझसे गलती होगी चालान कर लो, वो उल्टा ट्रैफिक वार्डन को डांटने लग पड़ता है। या औरत, आदमी या औरत, ट्रैफिक वार्डन को डांटने लग पड़ता है। मुहावरा उर्दू का कौन सा लागू होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ ना, डिसिप्लिन के इन द फेस ऑफ डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन के सामने हमारा नेचर और हमारा जो अंदाजे या हमारी जो सोच है वो इतनी दहाइयों में ऐसी बन गई है कि जी रियासत की जो रिट है या डिसिप्लिन जो है वो मतलब ताकतवर के लिए कुछ और है, कमजोर के लिए कुछ और है। ताकतवर जो है वो गालिब आ जाता है उस पर। और मैं कह रहा हूं ना कि अब मैं बहुत सी मिसालें हैं, वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक डिसिप्लिन और अताअत यानी कि ओबीडियंस का फुकदान है, जिसकी वजह से आप स्टेट को प्रेडेटरी होना मजबूर हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि अगर हम अपनी 70 साल की हिस्ट्री को देखते हैं या उससे पहले भी देखते हैं, आई थिंक उससे पहले ये था कि जी हम एक कॉलोनियल राज में रहते थे, हमें हमारे ऊपर जो भी हाकिम था वो काबिज हुआ था, तो शायद ये ग्लोरीफाई किया गया था इन दी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो हमारे और आपके निसाब का हिस्सा रही है, कि हमने पढ़ा ये है कि किस तरह उस वक्त से सिविल डिसोबीडियंस की एक मूवमेंट शुरू हुई, जो हम देखते हैं कि आज तक 70 साल तक चल रही है। हमें अतात का कोई शौक नहीं है, हम कानून को फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन इसको ग्लोरीफाई किसने किया? किसने बताया हमें कि ट्रैफिक वार्डन से सीनाजोरी करना, उससे आपस में और लड़ाई करना, अपनी गलती को ना मानना, ये एक तरह से अच्छी बात है। हम शाबाशी भी तो उसी शख्स को देते हैं ना। इस बारे में क्या कहेंगे वलीद साहब? अच्छी बात बिल्कुल नहीं है जी, हम तो इसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते। मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, और हमारे दो असूल जो हैं, दो सुतून हमारी आइडियोलॉजी के, हमारे नजरिए के, जब से ये 1996 में हमारी बुनियाद रखी गई पार्टी, वो दो सुतून वहीं के वहीं रहे हैं कि करप्शन से आज़ाद निज़ाम, यानी कि बेईमानी बदउनवानी को इस मुआशरे से निकालना है,
और सिस्टम से निकालना है। और दूसरा, और वो ज्यादा अहम है, या इस हवाले से, इस गुफ्तगू के हवाले से, कि ताकतवर और कमजोर को कानून की निगाहों में बराबर करके दिखाना है। और इसका मतलब होता है कानून की हुक्मरानी। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून फिर सबके लिए बराबर है। इसकी ये बिल्कुल काबिल तारीफ बात नहीं है कि कोई ट्रैफिक वार्डन को डांटे या कोई भी, कि किसी को अगर कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर अगर डिसिप्लिन किया जाए या क्या, तो उल्टा वो चोर कोतवाल को डांटना ये कतई तौर पे दाद के काबिल नहीं है। कभी हम इसकी या मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा, ये बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। वली साहब, कते कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन इस वक्त की जनरेशन या सिविल डिसोबीडियंस का लफ्ज भी तो आप लोगों की प्रोटेस्ट के दौरान ही सुना था ना, आपके कंटेनर से ही आवाज आई थी। जी जी, वो एक सिचुएशन और थी। वो एक देखें, वो हजरत अली का कॉल है ना, कि कहते हैं कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। अगर जुल्म का निजाम कहीं हो और हम किसी जुल्म, किसी ज्यादती, और 1 साल अगर आप उस मूवमेंट के ऊपर जाना चाहती हैं तो 1 साल पूरा, प्लीज आप भी वापस जाके अपनी पुरानी फुटेज आर्काइव्स निकाल के देख लें। 1 साल पूरा हम ये डिमांड करते रहे कि 4 हल्के जो हैं उनको ऑडिट कर लें, उनको खोल लें, उनको रिव्यू कर लें। कहते हैं ना, देख के 4 दाने खोल के हम देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। और नहीं, हमारी जब सुनाई दी बात 1 साल के बाद, हम देखें मई 2013 में इलेक्शन हुआ था। प्लीज आप गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, आपका पॉइंट है, लेकिन बहरहाल जिस तरह कहा जाता है ना, कानून की पासदारी, आपका कॉल अपनी जगह, लेकिन जब लोगों से कहा जाए, एक तरह से उकसाया जाए, मैं बात वहीं अपनी दोबारा लेके जाऊंगी कि जब हम ग्लोरीफाई करते हैं कानून को तोड़ने पे, वो हमारी समातों में, हमारे जहनों में बस जाता है। फिर उसके बाद हम बुनियाद रखने की भी बात करें, हम नए पाकिस्तान की भी बात करें, लोगों को वो बातें भूलती नहीं है, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन एड्रेनलिन रश टू इट। आपके पास आना चाहूंगी मैं कासिम, कि ये हमारी साइका, दैट एक्साइटमेंट, या जिसको अगर हम प्योरली बायोलॉजिकल सेंस में बात करें, जो कोर्टिसोल लेवल्स हमारे बढ़ते हैं, जो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि देयर इज सो मच एक्साइटमेंट, हमारी सेंसेस हैं वो हाइटेंड हुई हुई होती हैं, उसमें फिर नॉर्मल जिंदगी बड़ी बदमजा सी लगने लगती है। तो फिर किस तरह अपनी मोटिवेशन लेवल को, अपनी एक्साइटमेंट को उसी तरह इंसान मैनेज करके आगे बढ़े? अच्छा सिद्रा, देखिए, ये जो एक अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे देखा जाए जी, तो आपको इस समाज के कई मिजाज जवाल वाले मिलेंगे। इस समाज में एक हद से ज्यादा चीज बढ़ी है। वो क्या है? लोगों की जाती जिंदगियों में झांकना। इस समाज में फोकस नाम की कोई चीज नहीं है। इस समाज में लोग दूसरों की इज्जतें खराब करने पे रेडी बैठे हुए हैं। इस समाज में नेशनल नैरेटिव पे लोग इकट्ठे नहीं होते, लेकिन अगर किसी की पगड़ी उछाली जा रही है तो वो वीडियो आपको 22 करोड़ के मोबाइल में मिल जाएगी। आप अगला मिजाज देखिए, यहां पर हसद हद से ज्यादा बढ़ा है, कभी किसी ने इस पे बात ही नहीं की। यहां पर कीना हद से ज्यादा बढ़ा है, कभी किसी ने बात ही नहीं की। आपकी एक, मैं कहता हूं, बड़ी बड़ी तादाद, अगर मैं कहूं शायद 90% प्लस आपकी जो कौम है, उनका जाती मुफाद इतना बड़ा हो चुका है कि कौमी मुफाद का उन्हें पता ही नहीं है, वो अंधे हो चुके हैं। और जब आपके पास एम्स, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते, प्लानिंग नहीं होती, विजन नहीं होता, आप माफी के साथ ये बात कहूंगा, आपने कौम को दिहाड़ी वाली कौम बना दिया। आपने कौम को पहली से आगे तक वो देख नहीं सकती। आपने कौम को वो एक कमेटी साल की डालती, उससे आगे देख नहीं सकती। जब किसी कौम के 10-20 साल के विजन सेट नहीं हुए होते, गोल्स क्लियर नहीं होते, और इतनी अनसर्टेनिटी होती है उनको अपने फ्यूचर के बारे में, तो वहां पर करप्शन बढ़नी है। अच्छा, दूसरा ये तो हमारे लॉन्ग टर्म बातें हो गई, ओबीडियंस नहीं मांगी जा सकती। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में कासिम, आपने यू अ वेरी की पॉइंट, लेकिन साथ साथ ये कि ये इस वक्त तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी सिचुएशन है। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आएंगे और ये बात कहेंगे कि मार्च के महीने में भी सिचुएशन वाज स्टिल डेवलपिंग, इट वाज वेरी न्यू फॉर अस। लेकिन आज 3 महीने गुजर जाने के बाद हमारी रियासत से क्या एक्सपेक्टेशन है, और रियासत की आवाम से, लोगों से, कौम से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि क्या किन चीज़ों को सख्ती किए बगैर भी हमें खुद ही समझ जाना चाहिए, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि वाकई हमने अपने गोल्स को, अपने विजन को बहुत ही टनल विजन बना लिया, शॉर्ट टर्म कर लिया है। पहली तारीख से या साल की कमेटी से आगे हम नहीं देखते, और यही कुछ हम कोरोना के सिनारियों में भी देख रहे हैं। कोविड-19 से जब हमें एक तरह से वार्न किया जा रहा था कि इसके कितने मुज़र असरात हमारे ऊपर पड़ सकते हैं और किस तेज़ी से ये मर्ज़ हमारी सोसाइटी में फैल सकता है, तो हम उसको डाउट करते थे, क्वेश्चन करते थे। हम कहते थे कि नहीं जी, इतना जल्दी ये नंबर नहीं बढ़ेगा। और अब जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है और वाकई जिस तेज़ी से इसके बढ़ने का खदशा था वैसा नहीं हुआ, तो बजाय से कि हम इस पर शुक्र अदा करें और अपने आप को ज़रा राह रास्त पर रखें, हमने इसको मज़ीद चैलेंज करना शुरू कर दिया है। आज भी हमारे सामने यही सवाल है कि हमारी इसी रविश को देखते हुए जो हुकूमत वक्त ने जो थोड़ी बहुत नरमी की थी लॉकडाउन पे, ताकि लोगों का ज़रिया माश कायम रहे, वो अपने रोज़गार पे जा सकें, अपने घर वालों के लिए पैसे कमा सकें, लेकिन हमने जिस तरह SOPs की, एहतियाती तदाबीर की, एक तरह से पामाली की है, वो मेरे ख्याल में दुनिया के सामने इसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती होगी। वी हैव बिन कम्प्लीटली केयरलेस विद आवर ओन हेल्थ एंड विद द हेल्थ ऑफ आवर लव्ड वंस। वलीद साहब, कासिम अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब, अब होने क्या लगा है? एक कुछ तो हमारी तवक्कुआत हुकूमत से थी, हुकूमत के सामने भी अवाम उनकी तवक्कुआत पे भी नहीं पूरी उतरी, यानी जो एक मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार कौम के तौर पे हमें SOPs फॉलो करने चाहिए थे, नहीं किए। तो क्या आपको लगता है कि वो जो आपने शुरू में बात की थी, वो जो एक पेरेंटल रोल होना चाहिए था लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड में, अब लाइव्स को फौकियत देनी पड़ेगी, एक दफ़ा फिर लॉकडाउन को सख्त करना पड़ेगा आपके ख्याल में? होगा, लेकिन ये है कि आज से 1 या 2 दिन पहले तमाम सूबों से उनकी इनपुट मांगी गई है जी। और बल्कि ये और वैसे जो रुझान चलता रहा है, अगर सिर्फ रुझान पे जाए, रुझान जो चलता रहा है वो तो नरमी की तरफ ही जाता रहा, और नरमी में एक मशरूत नरमी थी, ये कोई ब्लैंक चेक नहीं था। जिस तरह आपने भी मुसलसल ये बात हम कर रहे हैं कि SOP को फॉलो करना का तसव्वुर उसमें मौजूद था। इवन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसमें स्टेप इन किया, और उन्होंने भी मतलब गवर्नमेंट ने वो नरमी को 100 के लेवल पे ले गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 110 कर दिया कि जी मॉल्स पंजाब में खुल रहे हैं तो बाकी जगह भी खोलें, या सैटरडे संडे को क्या कोरोना चला जाता है, सैटरडे संडे को क्यों बंद कर रहे हैं, उस दिन भी खोलें। तो उन सारी चीज में पीछे जो बात मुसलसल यकसानियत से थी, वो एक असम्पशन थी कि SOPs को फॉलो किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ये हाथ धोने, डिस्पेंसर्स, मास्क, वो सारी बातें जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो मेरा अपना वैसे ख्याल ये है, मैं आपको 2-4 इजाफी आदाद शुमार कहना चाहता हूँ। आज भी अगर आप सुबह का अखबार खोलें तो 71,000 पे इन्फेक्शंस जो है वो गए, और आप ये देखें कि जो मॉडलिंग पाकिस्तान में भी जब 2 महीने का डेटा आ गया था, तो पाकिस्तान में जो मॉडलिंग थी, अपना भी डेटा मौजूद था, उसके हवाले से अंदाजा ये था बाय द वे कि 15 मई तक 90,000 पे चले जाएगा ये, 15 मई तक, और 15 मई को उस वक्त 42,000 था, यानी उसका आधा था। आज भी 1 जून है तो हम 71,000 पे हैं, हम 90,000 के ऊपर नहीं गए जो 15 मई का अंदाजा था। सो अल्लाह का बड़ा करम रहा है, और शुरू में 1-2 महीने जो थे वो बड़े स्लो ये इसका रहा है सही। सो जिस बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर जफर मिर्जा का भी ये कहना है कि हमारी कैपेसिटी जो है हेल्थ सिस्टम की जितना मर्जी कमजोर हो, अभी भी वो 28 से 30% इस्तेमाल में आ रही है, 70% अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। सो हमारे पास कैपेसिटी भी जो है मौजूद है। 165 या 170 लोग वेंटिलेटर्स पे हैं इस वक्त, हालांकि हमारा अभी वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी जो है वो कोई 1800 जो कि रखे गए हैं कोविड-19 के लिए वो है। सो इस वक्त मेरे लिए गैस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग तो आज है, लेकिन NCOC जिसकी चेयरिंग वो करते हैं असद उमर साहब, उसकी मीटिंग्स वगैरह में मैं खुद तो मौजूद नहीं रहा, लेकिन रुझान नरमी की तरफ ही जा रहा है, बशर्ते के SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद किया जाए। और अब सूबों की इनपुट भी आई होगी, तो आज जो सबसे बड़ी बॉडी है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, इस बात का आप फैसला करेंगे। वैसे ये मास्क वगैरह का आपने देखा है कि एक सख्ती तो आ गई है कि मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको जुर्माना होगा, में नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो डिसिप्लिनिंग तो हो रही है शुरू। बिल्कुल। अच्छा, और देखिए अगर लास्ट थिंग, ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि सख्ती की तरफ भी जाएं, और सख्ती पे प्राइम मिनिस्टर मुसलसल शुरू में ये कह रहे थे कि जी चाइना का उनके पास एग्जाम्पल था, जब ये वहां सख्ती की गई
तो हर एक को उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि हर एक को घर पे खाना पहुंचा दिया करते थे। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी बताया कि उन तक भी पहुंच जाता था। तो यहाँ भी अब हमारे पास वो एक कैपेसिटी जो थी, अब टाइगर फोर्स और इस तरह की सारे सिस्टम्स भी इन प्लेस हैं, तो सख्ती भी करनी पड़े तो उसके लिए भी इंतजामात जो हैं वो 2 माह से पहले से के हवाले से अब बेहतर इंतजाम भी मौजूद है। आप कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन कासिम आपकी तरफ आना चाहूंगी। आम तस्वुर आता है साइकोलॉजिकली, अगर एक चीज़ का डर निकल जाए तो भी दोबारा से चीज़ें इन्फोर्स कराना और मज़ीद मुश्किल हो जाता है। लाइक पहले कहा जा रहा था, अगर आप देखेंगे जब पाकिस्तान में 5000 केसेस रिपोर्ट हुए थे तो एक तरह से अल्लाह की तरफ लगाव का ये हाल था, मदद, गैबी मदद मांगी जा रही थी कि 10 बजे आपको लोगों को ये बाकायदा अजाने और तकबीर देते हुए लोग सुनाई देते थे, बिकॉज दे न्यू दैट द सिचुएशन इज सो अनसर्टन। लोग कहते हैं कि सख्त तरीन लॉकडाउन का एक फेज हम गुजारने के बाद अब जिस तरह जौक दर जौक लोग बाहर निकले हैं, दोबारा इनको लॉकडाउन में डालना मुमकिन भी नहीं है, बिकॉज दे विल नाउ प्रोटेस्ट अबाउट इट। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मुश्किल तो बहुत होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, मतलब आप देखें हालात बड़े बदतरीन हो गए हैं। और इसमें सिद्रा कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे सुनने वाले अब उनके भी इर्द गिर्द कोई ना कोई जानने वाला अल्लाह को प्यारा जरूर हो चुका है। मैं नहीं कहता किसी का हर एक का डायरेक्ट रिश्ता ही होगा, लेकिन आपकी इतला में कहीं ना कहीं जानने वालों में कोरोना डायग्नोज हो चुका है। कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये अल्लाह ना करे बढ़े, इसमें हमें अल्लाह के करम और फजल की बड़ी जरूरत है। लेकिन देखिए, जो एहतियात है वो इंतहा की इस वक्त जरूरत है। ये हम सबको मान जाना चाहिए कि ये कौम SOPs को फॉलो नहीं करती। ये कौम जो है सिर्फ बताने से फॉलो नहीं करती। ये हेलमेट का कानून बना है तो लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया है। हेलमेट पहनना वैसे भी बड़ा जरूरी था। आप ये देख लीजिए कि अगर सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन होती है हेलमेट पहनना, कोई भी पहनने को तैयार नहीं था। लेकिन जिस दिन प्लंटी होनी शुरू हो गई, आप लाहौर में देखें 99% लोगों ने हेलमेट पहना होता है। बेल्ट हर एक के लिए जरूरी थी। जब से गाड़ी हम लेते हैं उसमें बेल्ट लगी होती है, लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन प्लंटी होने लग पड़ी, लोगों ने बेल्ट पहनना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें, अवेयरनेस की अपनी अहमियत है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त आपको डांट के, माँ बाप को भी कड़वी गोली अगर देनी पड़ती है तो डांट के देनी पड़ती है। बच्चों को टीका लगाना पड़ता है तो पकड़ के लगाना पड़ता है। तो हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त हमें कहीं ना कहीं SOP सख्त करके कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन के जरिए इस सारी सिचुएशन को मैनेज कर लेना चाहिए। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करके आपके पास दोबारा आना चाहूंगी पहले से, बट लेट मी फर्स्ट टेक दिस कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहा है। 2 बातें ये करूंगा। वलीद साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे कि वो इनका पार्टी का मोटो जो है कि वो करप्शन खत्म करना है और कानून की हुक्मरानी है जी। बदकिस्मती से ये दोनों चीजें खत्म नहीं हुई आज तक। पिछले जितने भी अदवार आए हमारे, करप्शन भी नहीं हुई। अच्छा, मैं सोचता था कि जैसे चाइना में है कि करप्शन की सजाए मौत है, मैं कहता था ठीक है, ये करप्शन बहुत बड़ा जो जुर्म है, लेकिन क्यों सजाए मौत दी जाती? अब मुझे समझ गया कि पार्टीशन को अगर देखा जाए तो लोगों को जिंदा घरों में जलाया गया, उसके बाद जो मुल्क हमें मिला उसमें इंतहाई करप्शन की गई। ये सजा देनी चाहिए, नहीं तो हमारी अवाम कभी भी अपने मेयारे जिंदगी अपना अच्छा नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज ये रही कि जैसे ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो, तो कानून की हुक्मरानी भी नहीं रही, बल्कि वजीर कानून की हुक्मरानी रही हमेशा। ये कंसेप्ट भी ठीक करना चाहिए। रियासत का जो वालदैन वाला कंसेप्ट है कि डांट डपट करे, वो जरूर अवाम डांट डपट महसूस करेगी, लेकिन रियासत अपनी जो वालदैन वाली बॉन्डिंग है वो खत्म कर चुकी है अवाम के साथ। बिल्कुल, यानी वो जो एक एतमाद, देखिए मैं फिर उसी पॉइंट पे जाना चाहूंगी राशिद, जो शुरू में हमने कहा कि वालदैन की डांट डपट, उनकी मार भी अगर हम सहते हैं या उसको उसका एहतराम करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमें बिल्कुल दिल में इस बात पे कोई शुबा, कोई शक नहीं होता कि ये हमारे बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बेहतर चाहते हैं। और मेरे ख्याल में वो जो एक अनडाउटेड एक हमारा रिजॉल्व होना चाहिए, एक यानी इसको क्वेश्चन ना करने वाला
ट्रूथ हमारा होना चाहिए हमारी रियासत की तरफ, अनफॉर्चुनेटली वो मिसिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद आपके कॉल करने का। कासिम, एक क्विक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी परसेप्शन के हवाले से। अब मसला एक तरह से कैच 22 ये भी है, वलीद साहब ने बड़ी इसकी अच्छी मिसाल दी कि अभी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, अगर अभी भी वो शफीक पेरेंट वाला रोल अदा करते हुए हम लॉकडाउन में नरमी ही रखते हैं और बार बार सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपने SOPs फॉलो करना है और उसी पे हमारा जोर रहता है, तब कहीं ना कहीं हमें लगता है ये परसेप्शन और मजीद स्ट्रेंथन हो जाएगा, तकवीयत पकड़ेगा कि जी कोरोना तो कुछ था ही नहीं, देखे ना, वरना अगर होता तो और मजीद सख्ती की जाती लॉकडाउन पे। इसको कैसे बैटल करे रियासत? मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं। अवेयरनेस तो जो चल रही है कैंपेन, आप देखें सिद्रा, हम पिछले 80 दिन से जितने मीडिया पे लोग मौजूद हैं हम बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं, हुकूमत बात कर रही है। इस वक्त एक बड़ी अहम बात में करने की ज़रूरत है कि एक वज़ीर, एक मशीर, एक सेनेटर, एक हुक्मरान सुबह के वक्त में जब तैयार होता है तो उसने हुकूमत करने के लिए पूरा दिन गुजारना होता है। यकीनन वो खिदमत भी करता होगा, लेकिन एक आम बंदे की जगह आके देखें, वो रेडी लगाता है उस दिन की दिहाड़ी लगाने के लिए, उसकी मजबूरी को देखा जाए। फिर आप किसी भी सेक्टर में चल जाएं, जिस तरह एजुकेशन सेक्टर की मैंने बात की, जरा उनकी जगह आके देखें कि लाखों टीचर इस वक्त बेरोजगार हैं। और आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर में सिद्रा बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह है टीचरों की, उन्होंने गुजारा करना होता है। उनका अगर महीने का गुजारा या उनका साइकिल नहीं चलता, वो अपना किचन नहीं चला सकते, वो बच्चों को रोटी नहीं दे सकते। तो स्टेट को ये चाहिए था, वालिदैन का किरदार ये भी है कि कभी उन्हें पॉकेट मनी ज्यादा देनी पड़ती है, कभी उन्हें ज्यादा राह देना पड़ता है, कभी उन्हें देखना पड़ता है कि मेरे बच्चों को जो जरूरत है उसके मुताबिक कंबल रजाई चीजें मैं अरेंज करके दूं। तो रियासत की जिम्मेदारी ये भी थी कि वो देखते कि एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई हमदर्दी चाहिए तो वो हमदर्दी करते, सिर्फ हाँकते ना। बदकिस्मती देखिए पंजाब में तो बदतरीन हालात ये है कि वजीर साहब जो हैं वो डिक्टेटर हैं हमारे जो। अच्छा, आपने बात जो की वो बिकॉज लास्ट 2 मिनट से मेरे पास कासिम, मैं उनको वलीद साहब के पास होंगी। वलीद साहब, कतई नजर इस बात से कि पेरेंटल रोल है या प्रेडिटरी रोल है, एक चीज जिस पे ज्यादातर एतराज लोगों का आता है कि हुकूमत की तरफ से जितने इकदाम लिए जाते हैं वो नी जर्क रिएक्शंस लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि दे हैव बीन थॉट थ्रू। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एंड दोज विल प्रोबेबली बी आवर कंक्लूडिंग कमेंट्स फॉर द शो एज वेल। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है जी, लेकिन मैं एक जुमला उससे पहले कहना चाहता हूँ आपके कॉलर के हवाले से। आपके कॉलर ने जो बात की जी, करप्शन भी अभी नहीं दूर हो सकी और ना ही कानून की हुक्मरानी आ सकी है। मेरा उसके लिए एक जुमले में, एक फ्रेज में जवाब ये है कि रोम एक रात में नहीं बना था, और अगर 70 साल में अगर इतना बिगाड़ आया है तो उसको ये आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 1 या 2 साल के अंदर इसको हम दूर कर सकें। एब्सोल्युटली। ये जो परसेप्शन है कि नी जर्क रिएक्शन है, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि जी गवर्नमेंट की हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर इस वक्त तमाम माहिरीन की इनपुट के साथ सारी काम हो रहा है। उसमें आप देख रहे हैं कि NDMA जैसे इदारे अपना काम कर रहे हैं इक्विपमेंट के हवाले से, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, क्वारंटीन सेंटर्स वगैरह वगैरह। सिमिलरली जो NCOC है उसमें मॉडलिंग के, मैंने जिस तरह बात की, बहुत से तरीके थे, उन्होंने 10 मुख्तलिफ तरीके थे अगर मॉडलिंग के, तो 10 किस्म के मॉडलर्स को सबको एक मेज पे बिठा दिया हुआ लाके, सही कि जी आप सारे मॉडलिंग करके एक चीज निकाल के दें। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि हर सतह की एक्सपर्टीज और हर सतह की इनपुट टॉप लेवल की जो है गवर्नमेंट के पास जो है वो आ रही है, और उसके साथ सोच समझ के और सारे मामलात को, मईशत को, मुआशरत को और सेहत के हवाले से सारे मामलात को देख करके ये किया जा रहा है। मीनिंग अगर आप देखें ग्लास पूरा भरा भी हुआ है, आप देखें कि वेरी इंपॉर्टेंट। वली साहब, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद दैट। आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त इतना ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। आई थिंक कि इसमें फॉल्ट ये भी आता है कि कभी कभार जिस तरह, जिस अंदाज में मीडिया इसको रिपोर्ट करता है वो ओवर सिंप्लीफाइड होता है, ताकि ठीक है उसको आम फहम बनाया जा सके, लेकिन फिर पीपल लाइक यू एंड आई, हम कभी ना कभी इस बात को भी सोचने लग जाते हैं कि क्या इसके पीछे उतना होमवर्क हुआ है जितना होना ज़रूरी है। सो इट वॉज वेरी हार्टनिंग टू नो कि द बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन कंसल्टेड, और ये नी जर्क रिएक्शंस नहीं है, शायद ये हमारी नज़र का धोखा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हमें और आपको अपनी एहतियात करना लाजिम है। इसी थीम को हम फॉलो करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।